नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कष्ट में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और एक ऐसी न्यूज आर्टिकल सामने आई है जिसकी बात से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है कि भारत अब डॉलर में व्यापार बंद करने की कोशिश कर रहा है। भारत धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। डी डॉलराइजेशन होता क्या है, क्यों ऐसा भारत और दुनिया के और देश चाहते हैं, जो लोग यूएस से डरते हैं। आज की वीडियो में डाटा के साथ पूरा फैक्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। एंड तक जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव आपको लगेगी वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो आर्टिकल में, आप देख सकोगे कि जैसे कि ये 1 सितंबर का है आर्टिकल हुआ था, उस दिन आया था। अब जैसा कि आज है, अब गोल्ड सरपासेस, जैसे कि हम बात करें, गोल्ड सरपासेस यूएस ट्रेजरीज इन सेंट्रल बैंक रिजर्व ऑन फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1996। देखिए 1996 के बाद यानी 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ट्रेजरी जो है इनका सरपास कर दिया गया है, गोल्ड ने किया है। या ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की। अभी भारत का क्या स्थिति है उस समय पर, जैसे कि उस पर हम लोग पूरा चीज एनालाइज करेंगे। इस मुद्दे को लेकर के आप पहले समझिए कि डी डॉलराइजेशन होता क्या है। डी डॉलराइजेशन मतलब ये कि आप व्यापार करने के लिए, विदेशियों में व्यापार करने के लिए डॉलर के अलावा कोई अल्टरनेटिव करेंसी से करते हो। तो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, चाहे उसका लोकल करेंसी हो सकता है जैसे रूपी वगैरह हो गया, या फिर कोई अल्टरनेटिव और जैसे यूरो ले लो, या आप रूबल में बात कर लो। रूबल की भी बात करते हैं हम लोग। ये रूबल जैसे कि आपको पता है करेंसी है किसकी, इसकी रशिया की। युआन कर लो। मुद्रा जो है, आगे चलिए हम आपको बात करें, इसमें सिंपल भाषा में तो है डी डॉलराइजेशन, लेकिन डी डॉलराइजेशन इतना चर्चे में होता क्यों है, रह क्यों रहा है, ये आप समझते हैं। डी वलाइजेशन बोले, डी रूपीजाइजेशन जैसे बोल दें, या रूपी या कहें डी और भी कुछ करके क्यों नहीं होता चर्चे में। ऐसा सिर्फ डॉलर को लेकर के क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। डॉलर दुनिया की सबसे सेफेस्ट कहें करेंसी मानी जाती है। दुनिया में ऐसा माना जाता है कि दुनिया पूरी अगर डूब भी जाए तब भी यूएस की जो इकोनॉमी है वो बनी रहेगी, यूएस डूबेगा नहीं। यूएस के पास इतना ज्यादा डॉलर है, मतलब वो डॉलर और कहें कि जैसे कि गोल्ड का भी रिजर्व बना रखा है यूएस ने। जैसे कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर भी है, अमेरिका के पास डॉलर है, मतलब क्या ये डॉलरशिप छापता है इसलिए वो माना जाएगा, नहीं। डॉलर का मतलब होता है कि उतने का उसके पास गोल्ड का रिजर्व है। यूएस के पास इतना गोल्ड रिजर्व है कि उसकी जो करेंसी जो है ना वो कभी नहीं डूब सकती। चाहे दुनिया की सारी करेंसियां डूब जाएं, तब भी ये माना जाता है कि यही मोस्ट टेस्टेड करेंसी होने की वजह से लोग डॉलर को अपने यहाँ रिजर्व के रूप में रखते हैं। भारत में उनमें से है। भारत अपने जो ग्लोबल रिजर्व की बात करे, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व कह सकते हो, फॉरेक्स रिजर्व है, उसको डाइवर्सिफाई करके रखता है। उसमें डॉलर भी रखेगा, यूरो भी रखेगा, रूबल वगैरह भी रखेगा, युआन वगैरह भी रखेगा, इसके अलावा गोल्ड भी रखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में डॉलर और गोल्ड और यूरो रहता है, तो ये 3 सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। एक और जरूरी क्वेश्चन है कि क्या डॉलर को रखना जरूरी है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में सब देशों ने इसको ट्रस्टेड करेंसी समझ करके रखना जरूरी समझा, लेकिन बाद में यूएस ने इसको थोपना शुरू कर दिया। यूएस ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में अगर किसी से भी ट्रेड करोगे तो डॉलर में ट्रेड करो, अगर तभी वह ट्रेड माना जाएगा, नहीं तो हम सेंक्शन लगा देंगे, सेंस कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, बहुत सारी चीजें वगैरह करेंगे। ये चीज ये ऑयल को लेकर के खूब करता है। दुनिया भर में जो कंट्री ऑयल बेचती हैं उनसे कहता है ऑयल का अगर ट्रेड करो तो डॉलर में करो। अब डॉलर में ट्रेड कराने के लिए एक संस्था आती है सामने, स्विफ्ट, ये भी अमेरिकी है। और जैसे कि ये स्विफ्ट समझ लो बिचौलिए का काम करती है, स्विफ्ट होता क्या है, स्विफ्ट सेंक्शन भी लगा दिया जाता है कभी कभी। इसको लेकर के मैंने 2022 में, जैसे कि आपको बताऊं, ये रसिया पर स्विफ्ट सेंक्शन इसलिए लगाया था। रसिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था कि आप डॉलर में अब करेंसी यूज नहीं कर पाओगे, उसे नहीं यूज कर सकोगे, तो स्विफ्ट सेंक्शन लगा दिया था रसिया पर। अब आप देखिए, सिंपली समझिए कि स्विफ्ट जैसे सेंक्शन लगाता है तो जैसे कि हम आपको बताया उसमें क्या होता है। मोटा मोटा आप ये समझो कि दुनिया भर में डॉलर में ट्रेड करने के लिए ये बिचौलिए का काम कर रही है, और आपको जो भी व्यापार करना होगा किसी दूसरे देश से, तो उस व्यापार को सक्सेसफुल कराने के लिए, जो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है वो कराने के लिए स्विफ्ट नाम की एक संस्था काम आती है। यूएस इसी को धमकी देता है, सबको धमकी देकर के दुनिया भर को डराता है कि अगर तुम डॉलर में नहीं ट्रेड किए तो हम स्विफ्ट सेंस लगा देंगे, आपके पास जितना भी डॉलर है वो सब खत्म हो जाएगा। स्विफ्ट सेंक्शन लग जाएगा तो किसी से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब
भी ट्रेड करने जाओगे वो डॉलर मांगेगा और फिर स्विफ्ट कहेगा कि नहीं, हम तुमको ट्रेड नहीं करने देंगे, डॉलर में तुम कर ही नहीं सकते, इसलिए दिक्कत आ जाएगी। इसी बात की धमकी देता है ट्रंप और इसी बात की यूएस भी धमकी देता है। इस वजह से डॉलर धीरे धीरे ज्यादा मोनोपोली क्रिएट करता चला गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो डॉलर का ही है, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है धीरे धीरे ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स धीरे धीरे मजबूत होता है और आज के टाइम पर ब्रिक्स में 10 देश जुड़ चुके हैं। और पिछली जो कजान में बैठक हुई थी, जैसा कि मीटिंग हुई थी 2024 में, तो रसिया में जैसे उसमें ये निकल करके आया कि बात पूरी निकल के आई थी कि जो ब्रिक्स है अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि कोई भी ऐसी डी-डॉलराइजेशन जगह जो है ऐसे हम पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्रालय का जवाब आया था कि हम लोग कोई डी-डॉलराइजेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ट्रंप की धमकियां भी आ रही थी। उस टाइम इंडिया और यूएस के रिलेशन ठीक ठाक थे। अमेरिका की धमकियां आ रही थी कि ट्रंप की कि मतलब ट्रंप बने तो नहीं थे राष्ट्रपति उस टाइम, लेकिन चुनाव प्रचार में भी, कैंपेनिंग में भी वो बयान दिया करते थे, अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हुई तो आते ही हम ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। खैर, इसी बीच जून में एक रिपोर्ट आती है, 17 जून का, आर्टिकल्स के थ्रू आप देख सकोगे। सेंट्रल बैंक ने सेट टू बूस्ट कर दिया है गोल्ड होल्डिंग्स को। अब इसमें इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल, जैसे कि हम बात करें, अनसर्टेनली वर्ल्ड काउंसिल, तो आप इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को रिजर्व करना या होल्ड करना बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दुनिया भर पर टैरिफ पे टैरिफ थोपे जा रहे हैं। ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और होगा क्या आगे किसी को कुछ नहीं पता है कि किस पर कितनी ज्यादा टैरिफ लग जाएगा, उससे रिलेशन कितने खराब हो जाएंगे, किस पर कितना कम टैरिफ लगेगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं था जून तक, क्योंकि 7 अगस्त से दुनिया भर के बहुत सारे देशों पर टैरिफ लागू होने थे, उनमें भारत भी शामिल था। तो ऐसे में भारत ने भी रिजर्व करना शुरू कर दिया है और भारत ने भी खूब भर भर के रिजर्व किया है। फिर अब जब टैरिफ वगैरह लगाया गया ट्रंप के द्वारा, उसके बाद फिर ये बात निकल करके आई कि अब थोड़ा सा हम लोग को अल्टरनेटिव खोजने की जरूरत है। अब वो दिन जरूर आ गया है कि हम लोग जो हमें ब्रिक्स करेंसी की तलाश करनी चाहिए। एक बार और ब्रिक्स पर नजर डालकर देखोगे आप तो अभी तक शुरुआत में जब ब्रिक्स था तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका ही था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे इसके मेंबर भी बढ़ाए गए हैं। जैसे जैसे 2025 में ही बात करें तो इंडोनेशिया शामिल कर लिया गया है। इस बार लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएई भी शामिल हो गया है, ईरान भी शामिल हो चुका है इसमें, इथियोपिया भी शामिल हो गया है इसमें। आपको क्या लगता है कि इनको क्यों शामिल किया जा रहा होगा? कारण ये है कि इनमें से जो सबकी अलग अलग अपनी अपनी खासियत है। जैसे जैसे मान लो कि ये लोग आपको तेल खरीदना है तो तेल कहाँ से खरीद सकते हो, चलो रसिया से ले लिए तेल, ठीक, चलो ईरान से ले लिए तेल, यूएई से भी तेल ले सकते हैं, तेल देता है जैसा कि इससे भी ले लिए। टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना है, चाइना से ले लिए। डिफेंस लेना है तो रसिया से ले लिए, डिफेंस वाली चीजें। ब्राजील से बाकी चीजों का व्यापार कर लिए। तो अब जैसे अच्छा खासा पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में भी अच्छी खासी, तो इसमें भी व्यापार कर सकते हैं अन्य चीजों का। इसके अलावा इथियोपिया हो गया, इसको भी अगर सामान वगैरह बेचना होगा तो कर लिए उससे भी। साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं यही लग रहा है, ये मतलब कि समझ लो कि ये लोग सेल्फ डिपेंड होने की सोच रहे हैं सब मिल करके। आने वाले दिनों में एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर का एक ऐसा घड़ा आ जाए सामने जो उसका सेल्फ मतलब अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हम लोग यूएस पे निर्भर ना रहें, हम लोग यूरोपियन देशों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देश क्या करते हैं, अमेरिका से ऑयल या डिफेंस वाली चीजें खरीदी जाती थी, बहुत सारा सामान वहां पर बेचा जाता था। बेच तो पाएंगे नहीं, अब तो टैरिफ लग गया है। खरीदने की बात ही रही तो देखिए, खरीदना ऑयल हुआ या बाकी चीजें यहाँ जो हुआ यहाँ से खरीद लेंगे। टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए चाइना से डील हो ही चुकी है। बाकी चीजों के लिए भी अपना सामान बेचना होगा, तो अलग अलग जगहों पर हम लोग डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं मार्केट को। 40 और देशों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जब ब्रिक्स और अभी जब ये मीटिंग हुई एससीओ समिट की, जब इंडिया, चाइना और रसिया ये तीनों देश एक साथ आए, तो आप देखो पूरे एससीओ मीटिंग में ना सिर्फ एक ही फोटो वही वायरल हो रही थी। खूब बढ़िया से चर्चा हो रही है कि भाई पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग ये एक साथ आए हैं, हाथ मिलाए, खूब हंस कर बतला रहे हैं। इतना ज्यादा हालत खराब है सबकी, यूएस की और यूरोपियन मीडिया की, कि क्या बताएं। आप देखोगे सारा कुछ क्या स्टेटमेंट आना है, एससीओ में क्या हुआ, बाकी देश में कौन कौन आए थे, पाकिस्तान से कौन आया था, कोई परवाह नहीं, किसी को कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको ये देखने को मिल रहा है कि मोदी, जिनपिंग और ये पुतिन एक साथ आ गए हैं और अब ये लोग
एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे वर्ल्ड आय क्रिएट कर रहे हैं, एक नया लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं और ट्रंप को यूएसए को एक प्रकार से साइड लाइन करते जा रहे हैं। तो ये जियो पॉलिटिकल मूव से बिल्कुल ट्रंप भी बौखलाए हैं, दुनिया भी पूरी बौखलाई हुई है। इसी बीच ये रिपोर्ट आ जाता है कि भाई देखो ऐसा है कि यूएस ट्रेजरीज जो है ये पिछले दिनों में कम हुई हैं। लोग गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो धौस दिखाते जा रहे हो, तो लोग गोल्ड रिजर्व करके रख रहे हैं। इसका एक और कारण है कि भारत ने ऐसा क्यों करना शुरू किया, भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ाया। देखो भारत ही नहीं दुनिया भर के देश भी बढ़ा रहे हैं। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पे यूरोपीय देश और यूएसए ये लोग क्या किए थे, सबसे पहले जो रसिया का जो रिजर्व था, रसिया ने खूब ढेर सारा रिजर्व कर रखा था, डॉलर का भी और यूरो का भी। तो सबसे पहले इन देशों ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने यूरो पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, उस पर लगा दिया, यूरो को हम सीज कर देते हैं, तुम्हारे यहाँ जितने भी रिजर्व पड़े हुए हैं वो कोई काम नहीं रहेगा, बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, हम अपनी करेंसी अलाउ ही नहीं करते तुमको। इसके अलावा यूएस ने डॉलर को ऐसे कर दिया तो मतलब जितना भी उनके पास डॉलर और यूरो का भंडार था वो सब फ्रीज हो गया। तो ऐसे में लेकिन रसिया भी निकला चालाक, पुतिन पहले से बहुत साथी दिमाग के रहे हैं, जासूस रहे हैं, तो ये पहले से ही गोल्ड का रिजर्व करते आ रहे थे लंबे समय से। जब 2014 पर क्रीमिया पर इन्होंने अटैक किया था, क्रीमिया को कब्जा किए थे, तभी से ये रिजर्व इकट्ठा कर रहे थे गोल्ड का, क्योंकि उस समय इनको पता था कि जब G8 से हम निकाल दिया गया, हमको G7 बना दिया गया, तब आगे जाके आगे वाले दिनों में हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे तो और भी ये लोग कुछ करेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा काम आएगा गोल्ड। तो ये सोना इकट्ठा करते जा रहे थे और इसके बाद 2022 में आकर अटैक किए। अब इससे सीख लेते हुए भारत ने क्या किया, भारत के पास क्या था, अगर हम लोग मई अप्रैल 2024 में बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 के सबसे हाईएस्ट आंकड़े का पार कर गया था। लेकिन फिर आगे जिसमें 803 टन सोना भी था भारत के पास, जिसमें 403.7 टन सोना ये बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जमा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अभी आपको अगर मई की जो न्यूज हम बताएं कि 31 मई 2024 को तो आरबीआई ने 100 टन में से सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगा लिया भारत में। आने वाले दिनों में पूरा मंगा लेगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि अगर इंडिया पर कुछ ऐसा सेंक्शन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, बैन लगाया जाए, तो फिर हमारा यूएस डॉलर, हमारा जो यूरो जो है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाए। तुम लोग फ्रीज कर दो उसको, तो हमारे पास क्या रहेगा? तो हमने जो सोना दूसरे के देशों में रखा था ना, अब रसिया ने भी दूसरे देशों में रखा था, सब रखते हैं, सब अपने अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं और सब ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे देश में पर कुछ भी होता है, मान लो कल को कोई अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो हम भिखारी बन जाए, सड़क पे आ जाए। इससे अच्छा अपने देश का कुछ सोना दूसरे देश में रखते हैं, अलग अलग देशों में, कि चलो अगर पूरा खत्म हो जाता है, कुछ होता है इमरजेंसी के लिए, वैसे तो भीख तो मांगना ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए चलो यहाँ पर हम रखे हुए हैं, ले लेंगे, उसके बाद फिर से खड़े होने का कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं लोग, दुनिया भर के देश करते हैं ये सब। लेकिन पता चल रहा है कि भाई दुनिया में ऐसे ही नहीं सेफ है, कि मतलब अगर हम उनके यहाँ सोना रखेंगे तो वो लोग फ्रीज कर देंगे, जाने ही नहीं देंगे। उनका डॉलर अगर रखेंगे तो फ्रीज कर देंगे, करेंसी उसमें ट्रेड नहीं होने देंगे, तब हम क्या करें? तो इसके लिए भारत ने भी, आरबीआई ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मंगाना शुरू कर दिया है गोल्ड। आज के टाइम पर अगर बात करें मार्च 2025 तक, तो भारत का भंडारण लगभग 880 टन सोने का है, जिसमें से टोटल का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 12% है। मतलब अभी भी इतना नहीं है कि जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा पूरा पार कर गए हैं, अभी भी अपने फॉरेक्स रिजर्व का 88% हिस्सा जो है ये बाकी चीजें हैं, उसमें यूएस डॉलर भी है, यूरो भी है और भी छोटी छोटी जो करेंसियां हैं, लेकिन 12% इसमें गोल्ड है, जो कि एक अच्छा खासा मात्रा है, ऐसा नहीं है कि कम है, अच्छा खासा इसकी मात्रा है 12% की गोल्ड का। और आप समझो कि आज के टाइम पर लगभग 700 बिलियन का, जैसा कि 700 बिलियन का है, जैसा कि आपको पता ही, अच्छी खासी मात्रा है भारत में। अभी 2025 की बात हो रही है, मार्च की, तो आज के टाइम पर है ही है। उसके बाद गोल्ड का रिजर्व करा गया है, तो $90 बिलियन का जो अपने पास फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे कि आप देखोगे थोड़ा सा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसमें देखोगे कि किस देश के पास कितना यूएस डॉलर का है, गोल्ड का कितना फॉरेस्ट रिजर्व है। तो देखो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व के मामले में अगर हम टॉप पे बात करें तो चाइना है, जिसके पास 3.6 मिलियन टन का, मिलियन यूएस डॉलर का है ये। तो ये फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब आप ऐसा समझो कि
3,62,000 मिलियन US डॉलर इसके पास है। इसके बाद दूसरे इस पर जापान के पास फॉरेक्स रिजर्व है, इसके पास 1,34,000 मिलियन US डॉलर है। स्विट्जरलैंड के पास है। तीसरे पर इंडिया है, चौथे पर सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व वाला, जिसके पास 6,900 है। तो मिलियन US डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, हम आपको बताएं कि इंक्लूडिंग गोल्ड और ये एक्सक्लूडिंग गोल्ड है। हम आपको लिस्टों के थ्रू बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके कि गोल्ड को लेकर के बात हो रही है तो गोल्ड को हटा के कितना है। तो इस मामले में दोनों में अगर आप बात करोगे तो रेड करेंसी से हम बात करें तो ये सबसे पहले टॉप पर चाइना है, जापान सेकंड पर, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पर है अपना भारत, जो कि एशिया में आता है। तो सबसे पहले चाइना है, चौथे पर भारत है, जो कि US डॉलर की हम बात करें। और इसमें हम आपको बता दें जैसे कि ये जो डॉलर्स है रिजर्व है इंक्लूडिंग गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड को जोड़ करके टोटल बताया जा रहा है। और अगर वहीं पर गोल्ड को हटा के बात करें तो एक्सक्लूडिंग गोल्ड, तो सिर्फ रिजर्व की बात करें, जैसे कि अमाउंट की बात हो रही यूरो वगैरह की, तो वो अलग है। तो गोल्ड उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए हम आपको बताएं केवल हांगकांग को छोड़ दें तो ब्राजील को छोड़ दो तो बाकी सब हम आपको बताएं फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को घटाए हुए हैं अभी वर्तमान में। इंडिया भी इसमें शामिल है। तो यही तो है डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है, लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है, गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या पता आगे चल करके डॉलर जो खत्म हो जाए, ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर दे। बाकी देश ये सोच रहे हैं कि क्या पता ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च कर दे, और ब्रिक्स वाले ये सोच रहे हैं कि क्या पता कल को हमने अपनी करेंसी लॉन्च करनी पड़ी तो, क्योंकि US हम पर सेंशन न लगा सकता है, हो सकता है स्विफ्ट सेंशन लगा दे, तो ये वाले इसलिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल घाटा हो रहा है ट्रंप का, और ये घाटा काफी बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा लोग डी डॉलराइजेशन करते जाएंगे और गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जाएंगे, उतना इसका नुकसान होता जाएगा। हालांकि अभी भी US ऐसा नहीं है कि पीछे है या फिर अभी US को खतरा है अस्तित्व का, नहीं। अगर आप देखोगे तो जैसे गोल्ड का रिजर्व आप बता दें, हम यहाँ पर थोड़ा सा देखो, इसमें देख सकोगे कि 1980-83 से सबसे ज्यादा हुआ था। उसके बाद ये ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये देखिए आते जाते 2025 में 28 के मतलब जैसे की बात करें पीछे कर दिया है, आप सरपास कर दिया है। तो वैसे ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। US डॉलर है, आपको देखोगे ये डॉलर का ग्राफ है। तो US डॉलर ये अभी तो आपको सरपास हुआ है, नीचे हुआ है, लेकिन फिर भी डोमिनेंस की अगर बात करें तो दुनिया में अभी भी डोमिनेंस रखता है US डॉलर। देखिए डिस्पाइट द माइलस्टोन, जैसे कि द US डॉलर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, अभी भी बैकबोन बना हुआ है। IMF कॉफर ने डाटा शो किया हुआ है और बताया है कि डॉलर मेड अप 58% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2024। IMF के डाटा के अनुसार अभी भी 58% देखोगे तो देशों के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर है। दुनिया भर में जितने भी फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 58% डॉलर है। ECB इज लोअर देन 46% फिगर रिफ्लेक्ट्स कैलकुलेशन दैट इंक्लूड गोल्ड। ECB ने यही बताया है, 46% बताया है कि यानी कि गोल्ड जो है ये सिंगल नॉट द डैमेज द डॉलर बट द ये रिकैलिब्रेशन ऑफ द रिस्क, जैसा कि आपका है। मतलब डॉलर का ये जो ग्राफ बनाया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सिग्नल जरूर कर दे रहा है कि भारत मतलब भाई देखो कि डॉलर के डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करती जा रही है दुनिया। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ब्रिक्स को अभी करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए इसी मौके पर, चौका उठाते हुए मौके पर चौका मार देना चाहिए। तो ये जैसा कि फिर थोड़ा सा जैसा कि वेट करना चाहिए, या तो फिर भारत को फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा और स्टोर करना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। भारत क्यों नहीं बोल रहा है अभी, देखो अभी ना भारत की किसी वजह से नहीं बोल रहा है। जब कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि अपनी नस दबी होती है तो गनीमत यही होती है कि भाई पहले कुछ मत बोलो, हाथी से थोड़ा सा भी दूरी बनाओ तो उसके बाद चिल्लाना शुरू करो। इसीलिए भारत नहीं बोल रहा है और भारत धीरे धीरे सिग्नल लेकिन दे रहा है। हम देखो रसिया के करीब जा रहे हैं, चाइना के करीब जा रहे हैं, जापान को अपने पाले में ला रहे हैं, जापान से कहलवा दे रहे हैं कि भाई चावल तुम्हारा नहीं खरीदेंगे, दोबारा से डील करवाएंगे। अभी मैंने जैसे कि आपको बता दूं, वीडियो तो आपने देखी ही होगी, उसको लेकर के टॉपिक को लेकर इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जापान भी अब खड़ा हो रहा है उनके पीछे। तो यानी कि जैसा कि इस पे बात करें, भारत धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है लेकिन अभी खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है ना अभी हम लोग की प्रॉब्लम मतलब आ रही है, जैसे कि हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ऐसे ही
कुछ नहीं बोल सकते। आप जैसे कि अमेरिका का गूगल अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप जो चलाते हो उसमें जो आप ऑफिस मतलब इंस्टॉल किए हुए हैं वो अमेरिका का है। मतलब आप ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, या कहो बहुत सारी चीजों में भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अमेरिका की। तो अभी तक नहीं बोला जा सकता जब तक कि अपने दम पर खड़े ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें में, कोई कभी भी किसी का परमानेंट दुश्मन, कोई कभी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है। आज के टाइम पर बहुत जगह मैं देखूं, आपको बताऊं कि ऐसे लोग जो हैं पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं कि अरे वो तो चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने किया था, तुम गए हाथ मिलाए मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहे हो, ऐसा वैसा। अरे भाई आज के टाइम पर इंटरेस्टिंग अपना मतलब आप इसे समझ लो अपना मैच कर रहा है, ठीक है। इनमें अभी हम इनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको जला रहे हैं, ठीक है। जब वो अपने लायक इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट देने वाले हो जाएंगे, मिलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दुनिया भर के सब देश अभी सभी बुद्धिमान देश ऐसा करते हैं, ठीक है, कि अपने इंटरेस्ट को देखो कि अभी फायदा कहाँ से है। अभी चाइना हमको कह रहा है रेयर अर्थ मिनरल देंगे, जब तक वो दे रहा है तब तक उसमें हाथ मिलाए हुए हैं। कल का वो फिर कुछ करेगा, खुरापात करेगा, फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, फिर 4-5 साल के लिए इधर उधर हो जाएगा। तो ये चलता ही रहता है। क्या पता यूएस में सत्ता परिवर्तन हो जाए या अगले साल जिस 4 साल बाद फिर से गवर्नमेंट बदले जब, तो वहां पर दूसरा प्रेसिडेंट आए, उससे अच्छे रिलेशन हो जाए। जैसे अभी देखा आपने कि पिछले टर्म में ट्रम्प के बहुत मतलब अच्छा जैसे कि रिलेशन था इंडिया और अमेरिका का। इस बार के ट्रम्प में बहुत खराब हो गया है रिलेशन, सबसे खराब हो गया समझ लो। तो इसलिए ये जियो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। कोई कभी किसी का परमानेंट दुश्मन और कोई कभी किसी का परमानेंटली दोस्त नहीं होता है। ये बात ध्यान के रख के आपको चलना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉच।